नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। चलिए साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। साथियों, शिक्षा एजुकेशन दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका यूज़ आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसको चेंज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन, एजुकेशन। ये कोटेशन, ये कोट्स एपीजे कलाम के द्वारा बोला गया था कि अगर अपने परिस्थिति को, अपने सिचुएशन को, अपने आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, उन सभी को आप चेंज करना चाहते हैं, आप अपने आप को शिक्षित कर लीजिए। अगर आप अपने आप को शिक्षित कर लिए हैं तो आप अब एक बहुत ही पावरफुल वेपन बन चुके हैं। आप दुनिया को अब अपने इस वेपन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं से आप पार पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को, अपने प्रॉब्लम, आपके साथ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालें, तो आप अपने आप को शिक्षित कीजिए, ज्ञान अपने आप में भरिए। जितना ज़्यादा ज्ञान भरिएगा आपका सिचुएशन उतना अच्छा से उतना सही होते चला जाएगा। तो मोटिवेशनल कोट्स के बाद आज हम लोग क्लास करेंगे पॉलिटी का। पॉलिटी के पिछले क्लास में मैं आपको बताया था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में मैं आपको बताया था कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी को जो मोनोपॉलिसी मिला हुआ था भारत के साथ व्यापार करने का, उसको समाप्त कर दिया गया। किंतु चीन के साथ चाय का व्यापार, इसके लिए एकाधिकार बना रहा। चीन के साथ और चाय का व्यापार के लिए एकाधिकार उसको बना रहा। उसके बाद इस एक्ट के तहत कहा गया कि कंपनी अब भारत में पर साल एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ खर्च करेगी। किसके ऊपर? तो विद्वानों के पुरस्कार देने के लिए और साथ ही साथ भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए और साहित्य के क्षेत्र में विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए। इन सब चीज़ों में कंपनी क्या करेगी? साल में 1 लाख रुपया खर्च करेगी। ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मेहरबान हो गई है, हमारे लिए सोच रही है। कुछ नहीं सोच रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को अपने साथ करना चाहती थी, अपने फेवर में करना चाहती थी कि कोई भारी मुसीबत आए कंपनी के ऊपर तो भारतीय लोग उसके तरफ से खड़ा रहे। जैसा कि आप लोग देखे थे कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो 1857 का रिवोल्ट सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ भारतीय कंपनी की तरफ से खड़ा होकर के बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब कि इसमें पूरी तरह से नेशनलिज्म की भावना तो क्रिएट हुई लेकिन पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई। 1857 का रिवोल्ट दबाया गया कंपनी के द्वारा और दब गया। कारण था कि कुछ भारतीय कंपनी से मिले हुए थे। उसके बाद था कि 1813 के चार्टर एक्ट में ही मैं बताया था कि इसमें यह झलक दिखाई देता है कि कंपनी का शासन समाप्त होने वाला है। क्या किया गया? तो 20 वर्षों के लिए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कंपनी को अब जो भी 20 साल के लिए जो उसको मोनोपॉलिसी मिला था वहीं पे ख़त्म हो गया। अब ऐसा कोई काम कंपनी को नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अब 20 वर्षों के लिए उसको बोल दिया गया कि भारतीय प्रदेश और राजस्व पर तुम नियंत्रण रखो। अब तुम्हारा काम व्यापार करने वाला ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत तुम लूट लिए हो। अब लूटना तुम्हारे लूट लिए हो और हमको कुछ फ़ायदा दिए नहीं हो, जिस कारण से अब हम तुमको कुछ अधिकार नहीं देंगे। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले ये बताइए कि टोटल चार्टर कितना था? 4 चार्टर था। कितना चार्टर था? 4। पहला कौन था? 1793 का चार्टर। दूसरा कौन था? 1813 का चार्टर। तीसरा 1833 का चार्टर। चौथा 1853। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि टोटल चार्टर कितना था? तो 4 चार्टर था। कौन कौन सा? 1793, 1813, 33, 53। चार्टर हर एक 20 साल पर आया था। हर एक 20 साल पर चार्टर आते गया था। तो 1833 के चार्टर में क्या है? तो कहा जाता है कि सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण का प्रथम धुंधला संकेत
1833 के चार्टर में मिलता है। मतलब कि यहीं से भारतीय संविधान को बनाने की मांग तेज होती है। 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि 1813 में ही यह झलक दिखाई दे रहा था कि कंपनी का पूरी तरह से व्यापार से संबंधित अधिकार खत्म कर दिया गया है। अब कंपनी क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करेगी, राजनीतिक से संबंधित काम ही करेगी। अब कंपनी व्यापार नहीं कर सकेगी, मतलब उसको जो व्यापार से संबंधित अधिकार दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया। तो पहला काम क्या किया गया? तो पहला काम ये किया गया, इसमें सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण की पहली झलक, मतलब एक तरह से समझिए कि यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण की धुंधली झलक यहाँ दिखाई देती है। धुंधली झलक मतलब यहीं से मांग स्टार्ट होता है, मतलब यहीं से लोग भारतीय संविधान के लिए बोलना शुरू करता है। तो वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से व्यापारिक अधिकार कंपनी का पूरी तरह से कर दिया गया खत्म। अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, क्या करेगी? अब कंपनी करेगी राजनीतिक कंपनी करेगी। तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म, राजनीतिक अधिकार शुरू। नेक्स्ट है कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब इसके थ्रू क्या किया गया कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। मतलब पहले गवर्नर जनरल कहाँ था? बंगाल में। अब उस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, बना दिया गया। मतलब अब कंपनी किसी पार्टिकुलर प्रांत में काम नहीं करेगी, बल्कि पूरे भारत में शासन करना शुरू कर देगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का सरकार और उसके परिषद को भारतीय परिषद कहा गया। ठीक है, ये सब होता है किस एक्ट में? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। बंगाल का सबसे फर्स्ट गवर्नर कौन था? बंगाल का सबसे फर्स्ट गवर्नर कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का सबसे फर्स्ट गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। आर मीन्स रॉबर्ट, सी मीन्स क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। और बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर तो हम लोग जान गए, यही ज़्यादा चीज़ नहीं, बस यही याद रखना है। फर्स्ट कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, RC। और लास्ट कौन था? WH वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? बस दो चीज़ जानना है। तो बंगाल का जो गवर्नर लास्ट था वो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वह बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन जाएगा। अच्छा, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बनेगा विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये कौन था? बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल था। ये हो गया। तो अभी हम क्या बताएं, 1833 में इस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मतलब इस समय जो एक्ट आया उस एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसको भारत का, इसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इंडिया का गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यह हो गया। और लास्ट कौन था? तो लास्ट था लॉर्ड कैनिंग। लास्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग। फिर से 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पे कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्या, तो बंगाल का जो गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, RC रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो जो बंगाल का लास्ट गवर्नर था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो फर्स्ट लास्ट कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो यहाँ फर्स्ट हो गया। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। उसी तरह से इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, तो फर्स्ट था विलियम बेंटिंग, यहाँ विलियम बेंटिंग से खत्म हो रहा है तो विलियम बेंटिंग यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इतना महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझाएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो दम करके शेयर कीजिए, दम लगा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। अगर क्लास सही में अच्छा लग रहा है, वाकई आप कुछ सीख रहे हैं, एक बार दम लगाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट खत्म हो गया, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये मेन यही चीज़ था। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आता है, एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छा चीज़ और आता है। यहाँ पे क्या आता है कि इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि विधायी कार्य के लिए मतलब कि लॉ ऑफ काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। लॉ ऑफ काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। लॉ ऑफ काउंसिल क्या होता है, मतलब कि अब कानून बनाने के लिए एक काउंसिल आयोग का गठन किया जाएगा। लॉ ऑफ कमीशन एक आयोग का गठन किया जाएगा जो क्या करेगा, तो भारत के लिए कानून बनाएगा। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि बताइए आईपीसी का आप लोग नाम सुने होंगे, किस चीज़ का नाम, आईपीसी। नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। आईपीसी का मतलब क्या होता है, आई मीन्स होता है इंडियन, ठीक है, पी मीन्स होता है पैनल, सी मीन्स होता है कोड, इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड का मतलब क्या होता है, हिंदी बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो क्वेश्चन आता है कि आईपीसी इंडियन पैनल कोड के जनक किसे माना जाता है, भारतीय दंड संहिता के जनक किसे माना जाता है, किसने इसको स्टार्ट किया था, बताइए किसने इसको स्टार्ट किया था। तो इसको स्टार्ट किए थे लॉर्ड मैकाले। किसने स्टार्ट किए थे, लॉर्ड मैकाले। कब स्टार्ट किए थे, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसी में लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और लॉर्ड मैकाले के देख रेख में भारतीय कानून को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से इनको अध्यक्ष बनाया गया। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में भारतीय कानून का निर्माण किया गया। और इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें होता क्या है, तो जैसे आप लोग सुनते होंगे कि इस धारा के तहत इस चीज़ का सजा सुनाया जाता है। मान लीजिए धारा जो लगाया जाता है पुलिस के द्वारा, आईपीसी के तहत जो सजा सुनाया जाता है, पुलिस धारा लगाती है, जैसे आप कोई क्राइम किए हैं तो आईपीसी का जो धारा लगाती है वो वही आईपीसी धारा जो लगता है। जैसे कि मान लीजिए धारा 302, ठीक है, तो ये सब जो धारा है, ये धारा यहीं से लिया गया है, यहीं से इसी में लिखा हुआ है कि हत्या का क्या सज़ा मिलेगा, कोई अगर चोरी कर रहा है तो उसका क्या सज़ा मिलेगा। तो ये सब तमाम चीज़ आईपीसी में लिखा हुआ है। तो इसको कौन स्टार्ट किए थे, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जो क्या करेगा, कानून बनाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ हो गई। बस यही 1833 का चार्टर था। पहला चीज़ क्या बोले,